दोस्तों तकरीबन 10 रोज हो चुके हैं इसराइल ने निहत्थे फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी है। सैकड़ों बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग इसराइली दरिंदगी का शिकार बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान इस तनाज़े की तारीख पर रोशनी डालेंगे और ये देखेंगे कि इसराइल मुल्क कैसे वजूद में आया और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम कब से शुरू हुए। दोस्तों, ये कहानी हज़ारों वर्ष पहले शुरू होती है, जब ये कहा जाता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी घराने में पैदा हुए। कुछ ईसाइयों का ख्याल था कि कुछ यहूदी उन्हें मसलूब करना चाहते हैं और इसी बुनियाद पर जब 1000 साल कबल सलीबी जंगें हुईं, तो ईसाइयों ने यहूदियों को बड़ी तादाद में मार डाला। इस यहूदियों के खिलाफ बहुत सारी अफवाहें ऐसी भी गर्दिश कर रही थीं कि वो ईसाई बच्चों का खून पीते हैं और ये कि मजहबी रसूमात के लिए खून का इस्तेमाल करते हैं। इसी बुनियाद पर यहूदियों को तकरीबन हर कौम नफरत करने लगी और 1800 के आखिर तक दुनिया भर में बसने वाले यहूदी अकेले होकर रह गए। अब यहूदी ये मंसूबा बनाने लगे कि उन्हें अब अपना मुल्क बनाना होगा। एक ऑस्ट्रो हंगरी सहाफ़ी जिसका नाम थियोडोर हर्ज़ल था, उसने 1896 के पर्चे में एक नई सियासी तहरीक ज़ायनिज़्म शुरू की और मुतालबा रखा कि यहूदियों को अपना अलहदा मुल्क मिलना चाहिए। इस वक्त ये कोई नई बात नहीं थी। 1870 की दिहाई के बाद से यहाँ बहुत सारी तंजीमें ऐसी थीं जो अपने आप को ज़ायनिस्ट कहती थीं। वो पहले ही इस ख्याल की तशहीर कर रही थीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर 1881 में यहूदियों की पहली बार बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन में नकल मकानी देखने में आई। यहूदियों ने इस इलाके में बहुत सारी बस्तियां बनाई और वहीं रहने लगे। उन्होंने फ़लस्तीन का इलाका इसलिए मुंतखब किया कि ये मुकाम मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी बहुत मुकद्दस है। यहूदियों के लिए यरूशलेम उतना ही मुकद्दस है जैसा कि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए। 1800 के अवाखिर तक बल्कि 20वीं सदी के शुरू तक गज़ा या मगरबी किनारा नहीं था, बल्कि ये पूरा मुल्क फ़लस्तीन था। सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर। सल्तनत उस्मानिया के तहत ईसाई, मुसलमान और यहूदी कमो बेश एक साथ मिलकर पुरअमन रहते थे। कोई तनाज़ात नहीं थे। 1915 में जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई तो बरतानवी, फ्रांसीसी और अरब इनकलाबी सल्तनत उस्मानिया से लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों ने मक्कारी से अरब इनकलाबियों और सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त में हमायत के बदले अरबियों को फ़लस्तीन का इलाका देने का वादा किया। अरब इनकलाबी जो शाम से यमन तक एक अरब मुल्क चाहते थे, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया। उधर अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन में रहने वाले यहूदियों को भी इसी वादे के साथ अपने साथ मिला लिया कि उस्मानियों को शिकस्त देने के बाद वो फ़लस्तीन में अलहदा यहूदी मुल्क बनाने में मदद करेंगे। लेकिन हकीकत में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के साथ एक खुफिया माहिदा किया और जैसे ही पहले जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानी का खात्मा हुआ, बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता के इलाके आपस में तकसीम कर लिए। अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। 1918 से 1948 तक का पूरा फ़लस्तीन का इलाका बरतानवी हुकूमत के मातहत था। जर्मनी में इस वक्त हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और यहूदी अपने आप को बचाने के लिए हिटलर के ज़ेरे कंट्रोल यूरोप से मुख्तलिफ ममालिक फ़रार हो गए। कुछ तो अमरीका चले गए और बेशतर फ़लस्तीन नकल मकानी कर गए। बरतानिया ने पहले उन्हें फ़लस्तीन में दाखिल होने की इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान इसराइल में इसराइली कौम परस्त तहरीक शुरू हो गई और 1940 की दिहाई के आसपास फ़लस्तीन नेशनल मूवमेंट भी शुरू हो गई। अब फ़लस्तीनी भी अपने ही मुल्क का मुतालबा कर रहे थे जो उनसे इसराइली यहूदी छीन रहे थे। 1948 में बरतानवी हुकूमत को एहसास हुआ कि अब हालात ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं, इसलिए बरतानिया ने बग़ैर कोई फ़ैसला किए फ़लस्तीन छोड़ दिया और मामला अक़वाम मुत्तहिदा के पास चला गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में पार्टीशन प्लान जारी किया। इस मंसूबे में अक़वाम मुत्तहिदा ने 57% इलाके यहूदियों के दिए, जबकि जिनका हक था यानी कि फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमान, उनके लिए सिर्फ 43% इलाका मखसूस किया। यरूशलेम का इलाका जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान तीनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ैसला दिया कि यरूशलेम बैनुल अक़वामी कंट्रोल में रहेगा। यहूदियों ने इस मंसूबे को कबूल किया और अपने नए मुल्क का नाम इसराइल रखा। तो इस तरह इसराइल मुल्क 1948 में मार्ज वजूद में आया। दोस्तों, दूसरे हमसाया अरब ममालिक इस मंसूबे से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये मंसूबा बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों की इस्तेमार को जारी रखने का तरीका था। चुनांचे उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। इस जंग को 1948 की पहली अरब इसराइल जंग का नाम दिया गया। 1949 में जंग ख़त्म होने के बाद वो इलाके जो अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम के मुताबिक फ़लस्तीन के इलाके समझे जाते थे, इसराइल ने इनमें से भी कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। गज़ा की पट्टी का इलाका मिस्र के पास चला गया और मगरबी किनारे का इलाका उर्दन के पास।
इसका मतलब ये था कि फ़लस्तीनियों के पास अब अपना कोई मुल्क नहीं रहा था। दोस्तों, 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को अपना घर भर छोड़कर अरब ममालिक में पनाहगज़ीन होना पड़ा। इसको 1948 का फ़लस्तीनी खरूज का नाम दिया गया है। इसके बाद 1967 में दूसरी अरब इसराइल जंग रूनुमा हुई। ये जंग 6 दिन जारी रही और इसराइल ने गाज़ा पट्टी और मगरिब किनारे पर कब्जा कर लिया। इस तरह इस जजीरा नुमा फ़लस्तीन पर इसराइल मुकम्मल काबिज़ हो गया। फ़लस्तीनियों ने अपना मुल्क वापस लेने के लिए जद्दोजहद शुरू की और 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की बुनियाद रखी गई ताकि काबिज़ इसराइल फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद की जाए। यहूदियों के पिट्ठू अमेरिका ने इसराइल को खुश करने के लिए PLO को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। 1973 में तीसरी अरब इसराइल जंग हुई और 1974 में PLO को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया और कहा कि इसे फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा जमात का हक़ है। 1989 में मिस्र और इसराइल के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए और ये अमन मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मिस्र पहला अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को बतौर एक मुल्क तस्लीम किया। अमन मुज़ाकरात के बाद जज़ीरा नुमा पूरे इलाके पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और इस वक्त के मिस्री और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अमन का नोबेल इनाम दिया गया, जिसके 2 साल बाद ही मिस्री वज़ीर-ए-आज़म को इसराइल के साथ मुआहिदा करने पर इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया। 1967 से 1980 तक की दिहाई के दौरान इसराइल ने गाज़ा पट्टी और मगरिब किनारे पर कब्ज़ा करते हुए अपनी कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। अपनी बस्तियों की तामीर करके यहूदियों ने मुस्तकिल तौर पर वहाँ मगरिबी किनारे और गाज़ा पट्टी पर रहना शुरू कर दिया। इसराइली हुकूमत ने बराह रास्त या बिलवास्ता इनकी हमायत की। वहाँ घरों की कीमतें कम होने की वजह से कुछ लोग सस्ती रहाइश के लिए जाते, जबकि कुछ अपनी मजहबी कौम परस्ती के लिए। कुछ जुनूनी इसराइलियों ने दावा किया कि मगरिबी किनारे का पूरा इलाका इनका है, इसलिए वो वहीं रहेंगे और इस तरह इसराइली यहूदियों ने मगरिबी किनारे के इलाके में खेती बाड़ी शुरू कर दी। आलमी बरादरी इन बस्तियों को गैर कानूनी समझती है क्योंकि ये बस्तियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के पार्टीशन प्लान के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीनी इसे इसराइल का गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी कदम समझते। 1992 में इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म यत्सेक रबिन की हुकूमत थी। उसने पहली दफ़ा कहा कि PLO दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो सिर्फ अपना मुल्क चाहते हैं और इसराइल को उनका हक़ तस्लीम करना चाहिए। इसराइल ने सरकारी तौर पर PLO को तस्लीम कर लिया और बदले में PLO ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुल्क तस्लीम कर लिया और यहाँ 1993 में ओस्लो मुआहिदा हुआ। पहली बार दोनों मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात की और ये सोचा कि मसले का पुरअमन हल कैसे तलाश किया जा सकता है। इसके नतीजे में 1994 में फ़लस्तीनी हुकूमत पहली बार कायम हुई और इसे फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया गया। लेकिन उस वक्त इसराइली बहुत पहले से ही मगरबी किनारे के इलाकों में मुस्तकिल बस्तियाँ कायम कर चुके थे जिन्हें इसराइली हुकूमत की हमायत हासिल थी और फ़लस्तीन बटकर कुछ इलाकों तक महदूद रह गया था। इसके बाद मगरबी किनारे के इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया गया, एरिया A, एरिया B और एरिया C। एरिया A जहां फ़लस्तीनी हुकूमत को कंट्रोल दिया गया, एरिया B में दोनों हुकूमतों के मातहत किया गया और एरिया C के वो इलाके जिनमें ये तय पाया गया कि इसराइली हुकूमत अपना कंट्रोल बरकरार रखेगी। लेकिन हकीकत में 1994 में फ़लस्तीन को मगरबी किनारे के इलाके और गाज़ा पट्टी में कुछ टुकड़े ही मिले जहां वो अपना मुल्क बना सके। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि इसराइल और फ़लस्तीन के मसले का हल पुरअमन हो सकेगा। 1994 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर यासिर अरफ़ात और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को अमन का नोबेल इनाम दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा भी पूरी सूरत हाल ख़राब हो गई जब एक इंतहापसंद यहूदी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पॉइंट ब्लैंक ट्रेन से गोली मारकर 1995 में कत्ल कर दिया, क्योंकि जुनूनी यहूदी चाहते थे कि पूरे का पूरा फ़लस्तीन इसराइल बन जाए और इन्हीं जुनूनियों की वजह से सूरत हाल इस हद तक ख़राब होती चली गई। इसी वाक़े से तकरीबन 5-6 साल पहले फ़लस्तीन में मुजाहिद फ़लस्तीनी नौजवान जो कि इसराइल के कब्ज़े से मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहते थे, उन्होंने हमास की तंजीम की तश्कील दी और इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल जद्दोजहद एक दफ़ा फिर शुरू कर दी। 1994 में PLO के इसराइली हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदे के ख़िलाफ़ हमास ने 1996 के इंतखाबात का बाइकआउट किया और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू कर दी। इसराइल ने हमास की मुज़ाहमत को देखते हुए सन 2002 में अपनी आबादियों और तामीरात के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दी और मगरबी किनारे में अपनी इमारत के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टें भी बनाना शुरू कर दी। सन 2006 में हमास ने फ़लस्तीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और ये इंतखाबात जीत लिए। इससे PLO पार्टी को शिकस्त हुई, लेकिन बहुत ही कम फ़र्क से।
حماس نے 132 میں سے 74 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے بعد 2007 میں فلسطین میں ان حماس اور پی ایل او ورکرز کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ غازہ پٹی پر حماس نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا اور مغربی کنارے پر پی ایل او نے حکومت بنا لی۔ اب اسرائیل متعدد دہائیوں سے مغربی کنارے میں اپنی آبادیاں بنا رہا ہے، جو جھڑپوں کو تیز کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی یہ لڑائی بھی اسی کا تسلسل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک تاریخ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازع چلا آ رہا ہے، اس کی جو تاریخ تھی ہم نے اس پر روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید حقائق سے بھرپور ڈاکیومنٹریز اور رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔